जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, और तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट 2021 हेतु जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके अंदर महाजनपद काल जो बिंदु जोड़ा गया है, जैन और बौद्ध धर्म भी जोड़ा गया है, वो भी आपको करवाएंगे। जो जो नए टॉपिक जोड़े गए उनको आपको अच्छे से करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे बाद में। तो आज हम देख लेते हैं महाजनपद काल को, और जो अपने सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर है उसी अनुसार आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें, ताकि ये जो नए टॉपिक जुड़े हैं ये और मित्रों तक भी पहुँच सके, उनको भी लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा है तो। देखिए, महाजनपद काल को हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता था, लोग हैं जो कबीले के रूप में निवास करते थे, और जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग क्या कहलाता था, जनपद कहलाता था। जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वो क्या कहलाता था, वो भाग जनपद। और यह वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी, वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी। इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी, अपने वहाँ पर नियम कायदे बना के रखते थे। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे व कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। अब महाजनपद की बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो हैं वो अधिक इम्पोर्टेंट हो गए, अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। छोटे छोटे होकर ही मिलाने से तो बड़ा बनता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े जनपदों ने क्या किया, छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। और इस प्रकार ये जनपद से क्या हो गए, फिर महाजनपद हो गए। और प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। किस जनपद की कौन सी राजधानी थी, इस प्रकार से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे वो भी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। महाजनपद के जो शासक होते थे वो नियमित सेना रखने लग गए थे। पहले यूं ही थे, अब नियमित सेना रखने लग गए। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, वेतन दिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। पूछ लिया जाए महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 16 महाजनपद थे। देखिए आगे। और 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। पूछ लिया जाए 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये इस तरह के आहत सिक्के। अब मैप में देखें हम प्रमुख महाजनपद, उस समय जो नक्शा हुआ करता था अपने, कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, पांचाल, मल, कौशल, अवंती, इस प्रकार से आगे माफ़ कीजिएगा, आगे हम इनको विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए, प्रमुख महाजनपदों में पहला हम महाजनपद लेते हैं मत्स्य महाजनपद। इसके अंदर क्या कुछ था वो देखते हैं। तो इस राज्य का जो विस्तार है आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। कहाँ से कहाँ तक था, राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था मत्स्य महाजनपद का विस्तार। और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। पूछ लिया जाए मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। राजधानी से जुड़ा हुआ सवाल है जो पूछा जा सकता है। विराटनगर कौन सा, जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान नाम बेराट थी। ठीक है। और महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। महाभारत के अकॉर्डिंग जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास का जो समय था वो यहाँ पर इस विराटनगर में, बेराट में बिताया था। अगला महाजनपद अपना काशी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, किसमें, बौद्ध जातक कथाओं में। और यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, सर्वाधिक पावरफुल था, तभी ज़्यादा इसकी चर्चा रही। इसकी राजधानी वाराणसी थी। ध्यान रखिएगा, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते ये कौशल राज्य में विलीन हो गया। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें सारी नोट करते जाइएगा आप। अगला महाजनपद है अपना तीसरा, कौशल। ठीक है। इस राज्य का जो भूविस्तार है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। कहाँ पर, आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। रामायण में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या बताई गई है, अयोध्या बताई गई है।
प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि जो सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। पूछ लिया जाए कि कौशल पर किस वंश के शासकों ने शासन किया? सूर्यवंशी। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। देखिए, रामायण में इसकी राजधानी पूछा जा सकता है। रामायण में कौशल की महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। रामायण में तो अयोध्या बताई गई, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी क्या बताई गई है? श्रावस्ती। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बुद्ध के समय ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। आगे बढ़ते हैं अंग महाजनपद की ओर। अंग देखिए, यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। अगर दिशा में पूछे तो मगध के पश्चिम में था ये। इसमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी, तो नदी से जुड़ा हुआ सवाल भी आ सकता है। चंपा इसकी राजधानी का नाम भी था। अंग देश की, अंग इस महाजनपद की राजधानी क्या? चंपा। यह उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ और अंत में यह मगध में विलीन हो गया। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। इस राज्य का अधिकार जो क्षेत्र था वो मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के जो पटना और गया जिलों का जो प्रदेश है वहाँ पर था। आधुनिक बिहार का पटना और गया जिलों का जो क्षेत्र है वहाँ पर मगध का राज्य विस्तार था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी। ठीक है, बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। पहले ये थी और बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र बन गई। प्रारंभ में एक छोटा सा राज्य था मगध, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया और बुद्ध के काल में ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में एक शामिल हो गया उसमें। अगला है अपने वज्जी। वज्जी जो महाजनपद है, ये राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। ये राज्य वज्जी जो है गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। पूछ लिया जाए कि पश्चिम के अंदर कौन सी नदी वज्जी महाजनपद की सीमा बनाती थी? प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी नदी? गंडक नदी। और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। निम्न में से वो कौन सा महाजनपद है जो 8 कुलों से बना था? तो वज्जी वहाँ पर उत्तर होगा आपका। पूछा जा सकता है इस तरीके से भी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी क्या? वैशाली। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का प्रदेश है जो बना लिया। 7वें महाजनपद की बात करते हैं, मल्ल। यह भी एक गणराज्य था और यह 2 भागों में बटा हुआ था। मल्ल जो महाजनपद था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर, जो वर्तमान में यह है उस समय कुशीनारा कहलाता था। और दूसरे की थी पावा। मल्ल जो महाजनपद था 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी अपने कुशीनारा और दूसरे की क्या थी? पावा। आज वाला पावा नहीं, वो अलग था। मल्ल लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे और मल्ल राज्य अंततः मगध द्वारा जीत लिया गया। प्रमुख तौर से आपको ध्यान यही रखना है कि राजधानी कहाँ थी, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। चेदी महाजनपद की बात करते हैं। यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में था। आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में था और इसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, जिसे बौद्ध साक्ष्य में सौथवती कहा गया। बौद्ध साक्ष्यों में क्या कहा गया? सौथवती। इसको? शक्तिमती को। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। और महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है, जिसने शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की और इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। पूछ लिया जाए निम्न में से वो कौन सा महाजनपद है जिसकी एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई, तो वो कौन सा महाजनपद होगा? चेदी महाजनपद।
वत्स महाजनपद की बात करते हैं, 9वां महाजनपद है अपना 16 में से। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी थी क्या? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या? कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की माफ़ कीजिएगा दूरी पर है। कौशाम्बी क्या है? इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा क्या कौन था? उदयन था, जो बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को क्या किया? हड़प लिया साहब। और वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। आगे बात करते हैं कुरु की, कुरु महाजनपद की। इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास का प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? आधुनिक जो अपना दिल्ली के आसपास का प्रदेश है वो कुरु में शामिल था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। और यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। महाभारत को अगर देखा है तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का जिक्र कई बार हुआ है उनके शासन से संबंधित। पांचाल महाजनपद की बात करते हैं। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद जिले, रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। पहले की बात करें तो रोहिलखंड और मध्य दोआब में था और आधुनिक में बदायूं और फर्रुखाबाद जिले ये शामिल हो गए। अब ये 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो है अपने राजधानी थी वो थी अहिछत्र, ठीक है, उत्तरी पांचाल की। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। और यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। अगला जो अपना महाजनपद वो है सूरसेन, 12वां। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कौन सी? मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? राजवंश, यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव। और इसी राजवंश की यादव शाखा से में श्री कृष्ण है जो उत्पन्न हुए थे। अश्मक की बात कर लेते हैं, अश्मक महाजनपद की। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी थी पोतली अथवा पोदन, पोतली अथवा पोदन। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। किसको? अश्मक को। अवंती की बात करते हैं। अवंती महाजनपद तो इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान जो उज्जैन का भूप्रदेश है तथा नर्मदा घाटी का जो कुछ भाग आता है वो अवंती के अंदर शामिल था। और यह राज्य भी 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। अवंती का जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मति। क्या थी? महिष्मति। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था और बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं गांधार। यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था गांधार में और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, याद रखिएगा। और तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। 16वां और आखिरी महाजनपद है। इसके बाद में महाजनपदों की शासन व्यवस्था है, उससे जुड़ा भी कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न है जो आ सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, एक पेज है वो भी। कंबोज जो है 16वां, इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ ही हुआ है। अतः ये महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शां के प्रदेश में स्थित था। राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे कंबोज के। और यह पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में क्या हो गया? गणतंत्र बन गया। अब हम बात करते हैं महाजनपदों की शासन व्यवस्था की। कुछ एक सवाल है जो यहाँ से बन सकते हैं, तो देख लेते हैं महाजनपदों की शासन व्यवस्था। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में हाथ में निहित होती है, जैसा कि आपको ज्ञात है, और वंशानुगत शासन होता था। वहीं गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे।
राजा की बात कर लेते हैं। प्रशासन की जो धुरी में कौन कौन से शामिल है। राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। वह निर्वाचित किया जाता था तथा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। दूसरा क्रम आ जाता है इसमें मंत्री परिषद। तो यह परिषद गणपति को शासन चलाने में सहायता देती थी और शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी। पूछ लिया जाए महाजनपद काल के अंदर शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी? तो मंत्री परिषद। आगे बात करते हैं परिषद की। तो ये वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। परिषद जो होती थी वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे और परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करते थी और यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य बैठते थे। वीडियो के आखिर में जो 16 महाजनपद है उनकी एक सारणी दी गई है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, उसको भी याद कर लीजिए ताकि और आसानी हो जाए इनको। सैन्य व्यवस्था। गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। बड़े बड़े नगरों में राजधानी की देखभाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी थी। न्याय की बात करें तो गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर के न्यायालय द्वारा किसी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था, जैसा कि आजकल प्रक्रिया है वही सिस्टम। निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिया जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड देता था। कर और आय व्यय की बात करें तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ये कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ से अपन आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है। लगभग 700 ईस्वी पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था यहाँ पर, और इससे बनाए जाने वाले औजारों से कृषि तथा अन्य उत्पादनों के साधनों में प्रगति हुई। यही वह समय था जब गंगा और यमुना नदी के तट पर अनेक प्रमुख शहर बसे थे। आगे मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, ये जो 16 महाजनपद है उनका विवरण दिया हुआ, सारणी दी हुई है। यहाँ से आपको सीधे याद कर सकते हैं, सीधी राजधानियाँ जो पूछी जा सकती है, राजधानियों का सवाल जरूर पूछा जा सकता है। महाजनपद का नाम है इस तरफ, महाजनपद की राजधानी है और वर्तमान शहर या स्थान जहाँ ये महाजनपद थे, वर्तमान में कहाँ पर थे वो भी बताया गया। तो अंग पहले भी हमने देख लिया, फटाफट तरीके से और देख लेते हैं। महाजनपद का नाम, अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा बिहार के मुंगेर भागलपुर जिलों का क्षेत्र है वर्तमान में। मगध की बात करें, मगध महाजनपद की, तो राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र है ये। मैं आपको राजधानी बता देता हूँ, आगे की डिटेल आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी महाजनपद की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती, कौशल की श्रावस्ती, एक दो बार देखोगे जितने में याद हो जाएगी। वज्जी की वैशाली, वज्जी महाजनपद की वैशाली। मल्ल की कुशीनारा और पावा, दो भागों में विभक्त था जैसा कि मैंने पहले बताया, मल्ल की कुशीनारा और पावा। चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रपुर और कांपिले, दो भागों में विभक्त था। मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोतन, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, उत्तरी भाग की उज्जैनी और दक्षिण की महिष्मती, कंबोज की राजपुर, गांधार की तक्षशिला। तो ये था अपना महाजनपद काल का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और जितना भी जो कुछ भी नया जुड़ा है, हमारा प्रयास रहेगा कि वो आपको पाठ्यक्रम के अनुसार जो शामिल है वो आपको उपलब्ध करवाएं। जय हिंद, फिर मिलते हैं।